मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट और इसका थर्ड टॉपिक जो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से जाना जाता है। ये आज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का तीसरा क्लास है। अपने सेकंड क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है और ये किन बातों पर डिपेंड करता है। सेकंड मैंने आपको बताया था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यह क्या होता है और ये किन बातों पर डिपेंड करता है। और तीसरा मैंने बताया था इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के बारे में मैंने बताया था। तो इस तरह से सेकंड लेक्चर मेरा कंप्लीट हो गया था। अगर आप क्लास 12 साइंस के स्टूडेंट्स हैं या जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज हम आपको बताने वाले हैं डिस्चार्जिंग ऑफ सेल के बारे में। तो आइए डिस्चार्जिंग ऑफ सेल के क्या मतलब होता है वो समझते हैं। जब आप किसी सेल से इलेक्ट्रिक करंट निकाल रहे हैं तो सेल से इलेक्ट्रिक करंट निकालने की प्रक्रिया को कहा जाता है डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सेल इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। जब सेल डिस्चार्ज होता है तो डिस्चार्जिंग के दौरान केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है। अगर सेल के दो इलेक्ट्रोड्स को किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो सेल डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है और डिस्चार्जिंग के दौरान टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होता है। आइए, ये था डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। नेक्स्ट आप समझते हैं, सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक ग्लास बीकर है। इस ग्लास बीकर में आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया है और उसके बाद ये कॉपर का रॉड है और ये एक सिल्वर का जिंक रॉड है। जब आप कॉपर रॉड और जिंक रॉड को पार्शियली इमर्स करते हैं तो ये कॉपर का रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और जिंक का रॉड निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालने पर कॉपर पॉजिटिव पोटेंशियल गेन कर लेता है और जिंक नेगेटिव पोटेंशियल गेन कर लेता है। अब जब आप इसके दो टर्मिनल्स के बीच कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं तो कॉपर से जिंक की तरफ इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो जाता है। तो जब कॉपर से जिंक की तरफ इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है तो इसे डिस्चार्जिंग ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि हम लोग यहां पर सेल से इलेक्ट्रिक करंट ले रहे हैं। तो इस डिस्चार्जिंग ऑफ सेल में आई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। इस करंट का क्या फॉर्मूला होगा, इस करंट के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा, ये एक्सप्रेशन हम लोग निकालना चाहते हैं। तो डिस्चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिक करंट का क्या एक्सप्रेशन होगा, ये एक्सप्रेशन आपको बताना चाहते हैं। तो आइए अब हम लोग डायग्राम के जरिए इसको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे यहां पे ये एक सेल का सिंबल है, ये सेल को दर्शाया गया है। ये जो वर्टिकल लाइन है बड़ा वाला, इसे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल कहा जाता है और ये जो छोटा वाला लाइन है इसे हम लोग नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल कहते हैं। यहां पर एक रेजिस्टेंस दिखाया गया है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और यहां पर जो जिगजैग लाइन दिखाया गया है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाहर से जोड़ दिया गया। ऐसा करने से सेल से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। तो यहां पर लिखा हुआ है E, जो कि ईएमएफ ऑफ सेल है। ये E है ईएमएफ ऑफ सेल। स्मॉल r
ये स्मॉल आर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये कैपिटल आर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और आई इलेक्ट्रिक करंट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल है। इसे हम लोग डिस्चार्जिंग करंट के नाम से भी जानना चाहते हैं। इसके लिए क्या एक्सप्रेशन होगा, यही एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं। तो आइए इसको एक्सप्रेशन निकालने के लिए पहले हम लोगों को इक्विवेलेंट ईएमएफ जानना होगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जानना होगा। तो आप देखेंगे यहां पर एक ही सेल लगा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ सर्किट जो है वो ई हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्टेड है और दोनों से सेम अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा आर ई क्यू आर प्लस आर। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ हम लोग को मालूम हो गया है और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस भी मालूम हो गया है। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। I क्या वैल्यू है, I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट का वैल्यू E आया है और R इक्विवेलेंट का वैल्यू R प्लस R आया है, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा E डिवाइडेड बाई R प्लस R। ये है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। ये जो आप R देख रहे हैं ये R को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। अगर I और R के बीच आप रिलेशन पूछेंगे तो ये इनवर्स रिलेशन है। मतलब ये हुआ कि R को इंक्रीज करने पर I का वैल्यू डिक्रीज करेगा और अगर R को डिक्रीज करेंगे तो I का वैल्यू इंक्रीज करेगा। यदि R मिनिमम होगा तो I मैक्सिमम होगा और R का मिनिमम वैल्यू जो होगा वो 0 होगा तो R का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा I मैक्स हो जाएगा E डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम करंट के लिए एक्सप्रेशन आपको मालूम हो गया। आइए हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 16 ohm is connected across the two terminals of a cell of EMF 10 volt and internal resistance 4 ohm. How much electric current will come out from the cell and what is the maximum value of electric current that can be taken out from the cell? ये आपके पास दिखाया गया है कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को एक सेल के साथ जोड़ दिया गया है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू 16 ओम है, इंटरनल रेजिस्टेंस ये 4 ओम का है और सेल का ईएमएफ जो है वो 10 वोल्ट का है। तो आपसे पूछा गया है कि कितना करंट फ्लो करेगा। तो मैंने बताया था कि करंट का फॉर्मूला होता है E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट। तो पहले आप E इक्विवेलेंट निकाल लें। E इक्विवेलेंट जो कि E है और ये है 10 वोल्ट। R इक्विवेलेंट आप देखेंगे कि ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R और इंटरनल रेजिस्टेंस R ये एंड टू एंड कनेक्टेड है, दोनों से सेम करंट पास करेगा। इसका मतलब है कि ये सीरीज में है। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R प्लस R, दिस इज इक्वल टू 16 ओम प्लस 4 ओम, ये दोनों मिलाकर के हो जाएगा 20 ओम। I का वैल्यू आपको निकालना है और I का फॉर्मूला होता है E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट का वैल्यू 10 वोल्ट है और R इक्विवेलेंट का वैल्यू 20 ओम है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.5 एम्पियर आ जाएगा। मतलब सेल से जो करंट पास करेगा उसका वैल्यू 0.5 एम्पियर है। फिर पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट दैट कैन बी टेकन आउट। तो आपको बताया गया है कि मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला होता है I मैक्स, दिस इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R। E का वैल्यू आपको दिया गया है 10 वोल्ट और स्मॉल r जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस है ये है 4 ओम। तो इस तरह से ये 2.5 एम्पियर आ जाएगा। तो मैक्सिमम करंट जो इससे आप निकाल सकते हैं वो 2.5 एम्पियर, कहीं करंट निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं है। आइए आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन
relation between terminal potential difference EMF and internal resistance of cell during discharging of cell। ये आपके पास एक सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लिया जाए कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है और EMF E है। इसे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जोड़ दिया गया है, तो यहां और यहां के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस पाया जाएगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल इन क्लोज्ड सर्किट, मतलब जब सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल है और ये नेगेटिव पोटेंशियल है, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसी को कहा जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R साथ ही साथ इलेक्ट्रिक करंट I, इसके बीच क्या रिलेशन है ये समझना है। तो आप देख रहे हैं इस सर्किट में अगर आप बात करेंगे E इक्विवेलेंट के बारे में तो E इक्विवेलेंट होगा E, और R इक्विवेलेंट के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा R प्लस R, और I का फॉर्मूला होता है E इक्विवेलेंट, I का फॉर्मूला होता है E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट के लिए आप पुट करेंगे E और R इक्विवेलेंट के लिए आप पुट करेंगे R प्लस R। तो यहां पर आप देखेंगे लिखा हुआ I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R प्लस R। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो I को R प्लस R से इंटू करेंगे और इसके E को 1 से इंटू करेंगे तो I इंटू R प्लस R ये E हो जाएगा। इस I को R से इंटू करेंगे तो I इंटू R, और फिर ये I स्मॉल r से हो जाएगा तो ये I इंटू स्मॉल r, दिस इज इक्वल टू E। आगे देखेंगे I इंटू R ये इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस है, ये इसके बीच ये जो आप देख रहे हैं यहां से करंट पास करा I और यहां पर का रेजिस्टेंस R है, तो यहां के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल कहलाएगा। तो I इंटू R को V से लिखा जाता है, ओम्स के लॉ में पढ़ा था, तो V प्लस आई आर इज इक्वल टू E, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा E माइनस आई आर। याद रखेंगे ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा तो इसके दो टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है वो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर होगा। फिर ओपन सर्किट, ओपन सर्किट का मतलब हुआ कि सर्किट से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। जब कोई भी करंट पास नहीं करेगा तो I का वैल्यू हो जाएगा 0, तो V इज इक्वल टू I 0 हो जाएगा, इस ये टर्म 0 हो जाएगा तो V इज इक्वल टू E हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहां पर आप दिख रहा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम है और यहां पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर है, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर भी हो सकता है और EMF से कम भी हो सकता है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है A cell of EMF 10 volt and internal resistance 4 ohm begins to discharge if an unknown resistance is connected across the two terminals of cell. If discharging current is 0.5 ampere, then find terminal potential difference and EMF of cell. आइए समझते हैं क्या है। एक सेल है जिसका EMF 10 वोल्ट है, देख लें यही सेल है, इसका EMF दिया हुआ है 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम। अगर हम लोग एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, मान लिया जाए कि ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, तो ये सेल से करंट पास होना शुरू हो जाता है। ये करंट डिस्चार्जिंग करंट के नाम से जाना जाता है। यहां और यहां के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस पाया जाएगा जिस पोटेंशियल डिफरेंस का नाम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो क्वेश्चन में आपको E का वैल्यू दिया हुआ है, ये है 10 वोल्ट, R का वैल्यू दिया हुआ है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि 4 ओम है, डिस्चार्जिंग करंट ये आपको दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। तो आपको मालूम क्या करना है, पहले मालूम करना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा
और फिर आपको मालूम करना है ये जो अननोन रेजिस्टेंस आर कनेक्ट किया गया है इसका वैल्यू क्या होगा। अभी आपने रिलेशन पढ़ा है कि डिस्चार्जिंग के दौरान टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच जो रिलेशन है वो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर है। E का वैल्यू आप पुट करेंगे, ये 10 है, I का वैल्यू 0.5 है और R का वैल्यू 4 है, तो 10 माइनस 2 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट हो जाएगा। तो ध्यान देंगे EMF 10 वोल्ट है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम है, मतलब डिस्चार्जिंग के दौरान टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम होता है। ऑल्सो R का वैल्यू निकालना है, तो आप जानते हैं कि I इंटू R ये बराबर होता है V के, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V डिवाइडेड बाई I के। V का वैल्यू आपने निकाला है 8 वोल्ट और I का वैल्यू दिया गया है 0.5 एम्पियर। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 16 ओम। तो ये जो रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस R है ये 16 ओम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ बैटरी ऑफ EMF E and internal resistance R gives a current of 0.4 ampere with an external resistance of 12 ohm and a current of 0.25 ampere with an external resistance of 20 ohm। मतलब आपको दो बार करंट मिल रहा है, एक बार करंट को I1 से लिखेंगे, ये I1 हम लोग को मिल रहा है 0.4 एम्पियर, ये तब मिल रहा है जब R1 का वैल्यू है 12 ओम। A battery of EMF E and internal resistance R gives a current of 0.4 ohm with an external resistance of 12 ohm। करंट 0.4 एम्पियर का है और रेजिस्टेंस आपको 12 ओम है। अगर हम लोग इस रेजिस्टेंस को हटा देते हैं और एक दूसरा रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो आपको जो करंट है वो करंट का वैल्यू हो जाता है 0.25 एम्पियर। तो आपसे पूछा गया है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ऑफ बैटरी ये क्या होगा, ये बताना है। तो आइए हम लोग देखते हैं, फिर से देख लें। ये आपके पास एक सेल है, इस सेल का आपको ईएमएफ मान लिया जाए कि E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। जब आप एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 12 ओम का लगाते हैं इसमें, तो आपको जो करंट मिलता है वो करंट का वैल्यू है 0.25 एम्पियर। लेकिन अगर आपने इसके अक्रॉस एक दूसरा रेजिस्टेंस लगाया है, सपोज कीजिए कि आपने 20 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है, तो इस बार जो करंट है उसका वैल्यू हो जाएगा 0.25 एम्पियर। इसका ईएमएफ मान लिया जाए कि E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो E और R का वैल्यू क्या होगा ये हम लोग को मालूम करना है। तो आइए, जब पहले हम लोग करंट का फॉर्मूला जानते हैं, I1 इज इक्वल टू हो जाएगा E डिवाइडेड बाई R1 प्लस R। I1 का वैल्यू दिया हुआ है 0.4, E का वैल्यू नहीं मालूम है, ये R1 का वैल्यू है R1 का वैल्यू है 20 प्लस R, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस R इंटू 0.4। ऑल्सो I2 का वैल्यू निकालेंगे तो E डिवाइडेड बाई R2 प्लस R। याद रखेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के चेंज होने से ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम रह जाएगा।
इस बार करंट का वैल्यू है 0.25, ई का वैल्यू ई ही रहेगा, आर का वैल्यू है 20 और स्मॉल आर नहीं मालूम है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो E इज इक्वल टू मिल जाएगा 20 प्लस आर इंटू 0.25, इसे इक्वेशन 2 रखेंगे और इसे इक्वेशन 1। अब आप इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो 1 में आपको मिला है 12 प्लस आर इंटू 0.4 और 2 में मिला है 20 प्लस आर इंटू 0.25। इसे आप सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 12 प्लस आर इंटू इसे लिख सकते हैं 40 डिवाइडेड बाई 100 और ये जगह 20 प्लस आर, इसे आप लिख सकते हैं 25 डिवाइडेड बाई 100। ये 100 कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से आपको मिलेगा 12 प्लस आर इंटू 40, दिस इज इक्वल टू 20 प्लस आर इंटू 25। ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लें, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से तो 480 प्लस 40R, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 500 प्लस 25R, तो 40R माइनस 25R, दिस इज इक्वल टू 500 माइनस 480। 40 माइनस 25 ये आपको मिलेगा 15 और इस तरह से ये आप देख रहे हैं 500 माइनस 480 ये आपको मिल जाएगा 20। 15R इज इक्वल टू 20, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 15, ये आपको आ जाएगा 4/3, तो ये आपको आ जाएगा 4/3। तो R का वैल्यू आ गया 4/3। अब R का वैल्यू इसी इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और इस तरह से आप E का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये था इलेक्ट्रिक करंट और ईएमएफ निकालने पर बेस्ड क्वेश्चंस। आइए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या एक्सप्रेशन होता है वो देखेंगे। ओम्स के लॉ से जानते हैं V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर, तो V इज इक्वल टू I इंटू आर लिख दिया है। I के बारे में आपने पढ़ा है कि ये I होता है E डिवाइडेड बाई R प्लस R, तो इसी एक्सप्रेशन में I के बदले में E डिवाइडेड बाई R प्लस R पुट कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो V इंटू आर प्लस आर इज इक्वल हो जाएगा E इंटू आर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में V R प्लस आर से इंटू होगा और E यहां नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो E इंटू आर इंटू 1 आपको E इंटू आर आ जाएगा। V को R से मल्टीप्लाई करेंगे तो VR, स्मॉल r से तो फिर VR, तो एक बार V इंटू आर और एक बार V इंटू आर इज इक्वल टू E इंटू आर हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं V इंटू कैपिटल R, इसको राइट साइड में ला दें तो V इंटू स्मॉल r ये बराबर हो जाएगा E इंटू कैपिटल R माइनस V इंटू कैपिटल R। अब R आप देखेंगे दोनों टर्म में मौजूद है, R पहले वाले टर्म में मौजूद है और दूसरे वाले में टर्म में मौजूद है, तो R को कॉमन निकाल लेंगे तो R इज इक्वल R V इंटू आर ये बराबर हो जाएगा R इंटू E माइनस V। अब R को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाएंगे तो V इधर नीचे आ जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू R इंटू E माइनस V बाई V। इसे आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं E बाई V, E माइनस V बाई V इंटू R। अब E बाई V माइनस V बाई V, इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे लिख सकेंगे R इज इक्वल टू E बाई V माइनस V बाई V इंटू R, यही एक्सप्रेशन V बाई V। तो V बाई V कैंसिल हो जाएगा और आपको बच जाएगा R इज इक्वल टू
E बाई वी माइनस 1 इंटू आर। तो आप देखेंगे यहां पर है R इज इक्वल टू E बाई वी माइनस 1 इंटू आर। ये आपको इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।